प्रवक्ता पार्टी का बनेंगे ये मैंने नहीं सोचा हुआ था। मेरी राजनीतिक यात्रा में प्रवक्ता का पड़ाव कैसे आ गया मैं इसको बहुत कभी समझ नहीं पाया। प्रवक्ता टीवी डिबेट पर तो अपनी बात मुखर होकर बोलते हैं, पार्टी की बात रखते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं टिकट लेने की या मिलने की तो ग्राउंड नेता पे मिलता है, ग्राउंड पे जो काम कर रहा है उसको मिलता है। आप लोग बस टीवी डिबेट के हिस्से रहेंगे क्या? औरंगजेब की कब्र क्यों खुदवा रहे हैं आप लोग? औरंगजेब की कब्र है क्यों, मुझे लगता है इस पर ही विचार होना चाहिए। आप कहते हैं कि हिंदू के मंदिर से भी लाउड स्पीकर हटा है, मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर हटा है। ये बयान तो अबू आज़मी भी कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर भी तोड़े तो मस्जिद भी तोड़े हैं। अबू आज़मी को औरंगजेब नायक दिखता होगा, वो अपने आप को उनका वारिस मानते रहे और वारिस मान रहे हैं तो उनको उनके लिए ही उनके पाक वतन जाना चाहिए था। यही बताइए कि महाकुंभ में भगदड़ होती है, लाशों के ढेर छिपाती है सरकार। मुझे लगता है लाशों के ढेर जब शब्द कहा जाता है ना तो ये संवेदनहीन होता है, ये जानबूझ करके एक भ्रम फैलाने का प्रयास है। क्यों रिपोर्टिंग क्यों नहीं करने दे रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल रिपोर्टिंग हुई है। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर को आपने बाहर कर दिया। योगी जी के शासन में मुस्लिम डरा हुआ है बहुत ज्यादा। ये मुस्लिम मजहबी ठेकेदार डरे हुए, ये अपराधी डरे हुए, ये दंगाई डरे हुए, ये जो संगठित गिरोह चलाते थे वो डरे हुए। आप अमित शाह जी की बात करिए, सामान्य कार्यकर्ता जिसने दरी बिछाई है, जिसने पोस्टर लगाए हैं, उनकी जिसने नारे लगाए हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि शुरू से भाजपा रही। हाँ, शुरू से। लेकिन जो बाहर से आए उनका क्या? जो बेचारा आप सोचा कि हम भी भैया किसी दिन हमको पार्टी देगी, दायित्व देगी, हमको टिकट देगी, हम चुनाव लड़ेंगे, हम पार्षद बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। कहा अरे भैया साइड आ जाओ, दूसरे पार्टी से लोग आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो। ये बताइए, जो व्यक्ति कम से कम अपना जीवन कांग्रेस में थमाया, वो विचारधारा उसकी सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही रही, वो पार्टी में आकर के 5 साल के लिए विचारधारा बीजेपी का कैसे मजबूत कर सकता है? मैं इसका उदाहरण इतिहास से बताता हूँ। आपने खुद उत्तर दे दिया सोम प्रकाश मौर्य का। नहीं, और वो कहता है नेवला हूं मैं, खुद बीजेपी को खा जाऊंगा। नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना। ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं जो भी मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं जो कि मंत्री हैं, वो बनारस में जाकर के माँ बहन की गाली देते हैं बीजेपी को। रिमोट कंट्रोल से डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो प्रधानमंत्री के तौर पर चलाते रहे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे को चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती हैं। हमने कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा हरा दिया है। हमने उड़ीसा में पहली बार कमाल करके दिखाया है। हमने देश भर में अपना विस्तार किया है। दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति और मजबूत हुई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और मजबूत हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है, ये भी एक सच है। यूपी में हार गए हैं लगभग। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में हमारी उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस अच्छी है। ऐसा कि बीजेपी तय करने वाली केवल नहीं है, ये हिंदू समाज है और बीजेपी हिंदू समाज की ठेकेदार नहीं है। हिंदू समाज अपनी चीजों की चिंता स्वयं करे। होली तो बीत गई, अब रामनवमी का क्या? वहां पे भी कुछ हिंदू मुस्लिम होगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं है, रामनवमी हिंदू का त्योहार है, इसमें मुस्लिम जैसा मामला क्या है? ये क्यों एक बड़ा मुझे लगता है चिंता करने की बात है और आपके देख रहे दर्शक भी इस बारे में विचार करें। वो रोज पीडीए का समीकरण बनाएंगे, कभी अजगर का समीकरण बनाएंगे, कभी भूरा बाल साफ करो का समीकरण बनाएंगे, कभी जय भीम का समीकरण बनाएंगे। वो समीकरण बनाते रहे। हमने कोई समीकरण नहीं, हमने कहा है कि एक है तो सेफ है। यूपी प्रशासन सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में क्या ब्राह्मणों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है क्या? ये नैरेटिव बनाने का भी प्रयास बहुत बार समाजवादी पार्टी ने किया है, सफल नहीं हो पाई है। नीतीश जी सबके हैं, सबसे ज्यादा हमारे रहे। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी का पॉडकास्ट। आज हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जो कि फायर ब्रांड नेता है, जबरदस्त बोलते हैं, मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हमारे सामने बैठे हैं राकेश त्रिपाठी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट में हिंदी पर। बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए, कैसे राजनीति में आप आ गए और इतना जबरदस्त बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिलती है? मैं छुटपन में, बचपन में जब बच्चे तुतलाती आवाज में बोलना सीखते हैं, पहला सवाल जब कभी ये मुझसे हुआ कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो मेरे मन के भीतर से स्वाभाविक उत्तर था, बड़े होकर नेता बनना है। नेता बनने का वो बचपन का एक ख्वाब, एक एक कदम मैंने उस तरफ बढ़ाए। मैं इंटरमीडिएट करने के बाद जब पहली बार प्रतिभा सम्मान समारोह नाम के एक कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित था, मैं उस कार्यक्रम में गया और मुझे विद्यार्थी परिषद के उस कार्यालय में जब पहली बार जाना मिला, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भारत माता की तस्वीरें देख करके बहुत आकर्षण हुआ। मैंने विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया। अलग अलग बहुत सारे दायित्व, विद्यार्थी परिषद में यात्रा छात्र राजनीति से, और वहां से फिर भारतीय जनता पार्टी में। एक ही विचार के साथ लगातार आगे बढ़ा, बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के। मेरे पूरे परिवार में कभी कहीं किसी प्रकार का राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है। मेरे मामा के मामा हो या फूफा के फूफा हो, दूर दूर तक कोई गांव का प्रधान भी नहीं रहा है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्राइमरी मेंबर नहीं रहा। स्वभावतः प्रेरणा से मेरे मन में था कि राजनीति करनी है
और राजनीति के एक एक पायदान में चढ़ता हुआ आज यहाँ तक की यात्रा की है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले एक कार्यकर्ता को आज यहाँ तक का स्थान दिया है। पार्टी ने अपनी आवाज़ बनाया और पार्टी के इस विश्वास को पर खरा उतरने के लिए मैंने भी भरपूर प्रयास किए। आप कह रहे हैं कि जब आप पैदा हुए और आपने एक जब से होश संभाला, आप कहे कि आप नेता ही बनेंगे, राजनीति करेंगे। पढ़ाई तो आपने पत्रकारिता की भी की है। हाँ, पढ़ाई पत्रकारिता की भी की है और उसके पीछे भी एक अलग कहानी है, वो मेरे बहुत निजी जीवन से जुड़ी हुई है। लेकिन पत्रकारिता की पढ़ाई करते समय भी मन में यह था कि राजनीतिक जीवन में पत्रकारिता की ये पढ़ाई बहुत काम आएगी। मेरे देश भर में पत्रकार साथी आज बहुत सारे हैं जो मेरे सीनियर हैं, मेरे जूनियर हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं और पत्रकारिता करने के कारण मुझे पत्रकारिता की वो बारीकियों की समझ आई। तो वो आज मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, प्रवक्ता पार्टी का बनेंगे ये मैंने नहीं सोचा हुआ था। मेरी राजनीतिक यात्रा में प्रवक्ता का पड़ाव कैसे आ गया मैं इसको बहुत कभी समझ नहीं पाया। पार्टी ने अचानक ये दायित्व दे दिया और मैंने इस दायित्व पर जो दायित्व मिला उस दायित्व को पूरा निभाया जाए वैसा प्रयास किया है। पत्रकारिता कुछ समय की मैंने, इस नाते मुझे लगता है कि पार्टी को शायद मेरी रुचि, मेरी बोलने की शैली वो ज़्यादा पसंद आई होगी और पार्टी ने इसलिए ये दायित्व सौंप दिया। तो हमारे यहाँ जो भी दायित्व मिले, कल प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे कि जो दायित्व मिले उसको पूरे आनंद के साथ करना चाहिए, तो मैं पूरे आनंद के साथ उसको कर रहा हूँ और मुझे बहुत संतुष्टि है कि पार्टी ने जो दायित्व दिया था मैं उसको आनंद के साथ संपन्न कर रहा हूँ। प्रवक्ता टीवी डिबेट पर तो अपनी बात मुखर होकर बोलते हैं, पार्टी की बात रखते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं टिकट लेने की या मिलने की, तो ग्राउंड नेता पे मिलता है, ग्राउंड पे जो काम कर रहा है उसको मिलता है। आप लोग बस टीवी डिबेट के हिस्से रहेंगे क्या? मैंने कहा ना कि ये दायित्व मैंने नहीं तय किया, ये दायित्व पार्टी ने सौंपा है। पार्टी दायित्व सौंपेगी कि आपको क्षेत्रीय राजनीति करनी है, आपको जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाना है, पार्टी दायित्व सौंपेगी तो निश्चित तौर पर हम उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी जो भी दायित्व सौंपेगी, मेरी प्रतिभा को देखते हुए, मेरी योग्यता को देखते हुए, मेरी रुचि को देखते हुए, उस दायित्व का निर्वहन करने में मैं अपना सर्वस्व लगाऊंगा, अपना सब कुछ बेहतर करने का प्रयास करूंगा। जब भी यह अवसर आएगा पार्टी, और मेरी रुचि है इसमें, मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, मैं युवा मोर्चा के संगठनात्मक दायित्व की ही अपेक्षा कर रहा था, लेकिन पार्टी ने अचानक प्रवक्ता बना दिया। प्रवक्ता बनना चाहते थे आप? प्रवक्ता बनने की चाहत नहीं थी, लेकिन प्रवक्ता बनकर के संतुष्टि बहुत है। मुझे लगता है कि एक प्रवक्ता के नाते आप 24 घंटे लगातार पार्टी के लिए सक्रिय हैं। कभी भी किसी भी समय आपको पार्टी के लिए प्रतिक्रिया देनी हो, कोई बाइट देनी हो, किसी विषय पर पार्टी का पक्ष रखना हो, डिबेट करनी हो, लाइव डिस्कशंस में जाना हो, तो पार्टी का पक्ष रखना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। और मुझे लगता है कि इस जिम्मेदारी जैसे बड़े काम को, जिसमें एडिटिंग की संभावना नहीं होती है, कई बार आप सामान लाइव बोल रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वो पार्टी कह रही है, आप जो बोल रहे हैं वो पार्टी का पक्ष है, उसको करोड़ों कार्यकर्ता सुन रहे हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है और उस महत्वपूर्ण दायित्व को पार्टी ने सौंपा। मैंने बहुत मनोयोग के साथ इस दायित्व का लगातार पालन किया है। पार्टी कोई नया दायित्व सौंपेगी, कोई नई भूमिका बताएगी, तो निश्चित तौर पर उस भूमिका के साथ जाएंगे और मैं पार्टी के किसी भी दायित्व के साथ पूरी रुचि रखता हूं। वो किसी प्रकार का संगठनात्मक दायित्व हो, वो प्रतिनिधित्मक दायित्व हो, वो चुनाव लड़ने की भूमिका हो, किसी भी प्रकार का जो पार्टी भूमिका तय करेगी उस भूमिका में पार्टी के साथ जाएंगे। प्रवक्ता तो राज्यसभा की सीट ही पा जाते हैं, आपका ये इच्छा है कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता चुनाव लड़ करके भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी, संबित पात्रा जी हमारी पार्टी के प्रवक्ता और चुनाव लड़ करके पूरी से सांसद हैं। हमारे दूसरे प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा भी हैं। हर तरह के उदाहरण हैं। पार्टी ने हर प्रकार की भूमिकाएं दी हैं। पार्टी के प्रवक्ता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी पहुंचे हैं। अलग अलग भूमिकाएं रही हैं। अच्छा, ये बताइए, आप प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, पार्टी के दायित्व की बात कर रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं। पार्टी में एक प्रवक्ता है आपके शहजाद पूनावाला, कांग्रेस से आए हुए हैं। दूसरी प्रवक्ता है शाजिया आलमी, आपसे आई हुई हैं। क्या वो इतनी मुखर होकर के उतने जो आपके अंदर एक राष्ट्र की भावना या एक कह सकते हैं बीजेपी की हित की भावना है, क्या उनके अंदर वो होगी? बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी काम कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्य पद्धति के अनुरूप ही काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जब तक रहेगा वो पार्टी की नीतियों के अनुरूप ही बोलेगा। आज जिनके नाम आपने लिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से एसोसिएट हुए, जब से भाजपा के साथ जुड़े, तब से भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और भली भांति कर रहे हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी खामी नहीं है। उनका पास्ट क्या था, वो पहले किस राजनीतिक दल में थे। हम कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। उनकी भूमिकाएं भिन्न थी।
कहीं ऐसा तो नहीं लोग देख रहे हैं कि भाई बीजेपी आगे जा रही है तो हम भी चले जाए, हमारा भविष्य इसी में चल जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आप अपने लोग तो भैया दरी बिछाने वाले हैं, वो तो आगे कुर्सी से बैठ गए हैं। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं की अलग अलग भूमिका होती है। पार्टी के कैनवास का विस्तार करना है तो आपको नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना होगा। अगर हम कूप मंडूक बने रहना चाहेंगे, पार्टी को सीमित रखना चाहेंगे, नए लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे, तो पार्टी की दायरा सीमित रहेगा। पार्टी को नए लोगों के साथ जोड़ने के लिए, और पार्टी ने बहुत सारे ऐसे नए लोगों को आज पार्टी ने सांसद बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, पार्टी ने अलग अलग दायित्व सौंपे हैं, केवल प्रवक्ता नहीं। आज पार्टी से जुड़े हुए अलग अलग राजनीतिक दलों से राजनीति करके आए हुए लोग मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग राज्यों में अध्यक्ष के दायित्व हैं, सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये जो दायित्व है ना, किस पार्टी से आए थे ये महत्वपूर्ण नहीं है, आज उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, आज उनका कमिटमेंट पार्टी के साथ कितना है, वो कितना डिलीवर कर रहे हैं, पार्टी के साथ कितना लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, पार्टी को कितना विस्तारित करने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का नहीं सोचती पार्टी, नहीं, कार्यकर्ताओं को जो दरी बिछा रहा है उसका नहीं सोच रही है, जो सीधे आके कुर्सी सिंहासन दे रहे हैं उसको सीट दे दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है जहां दरी बिछाने वाला, पोस्टर लगाने वाला सामान्य कार्यकर्ता पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंच जाता है। आप अमित शाह जी की बात करिए, सामान्य कार्यकर्ता जिसने दरी बिछाई है, जिसने पोस्टर लगाए हैं, जिसने नारे लगाए हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि शुरू से भाजपा रही, हाँ, शुरू से। लेकिन जो बाहर से आए उनका क्या? जो बेचारा सोचा कि हम भी भैया किसी दिन हमको पार्टी देगी, दायित्व देगी, हमको टिकट देगी, हम चुनाव लड़ेंगे, हम पार्षद बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। कहा अरे भैया साइड आ जाओ, दूसरे पार्टी से लोग आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो। नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या ऐसा ही हुआ? नहीं, मैं उदाहरण से अभी मैं आप ब्रजेश पाठक जी यूपी आपके डिप्टी सीएम जो है वो बीएसपी से थे। नहीं, अब आप रीता बहुगुणा जोशी, शहजाद पूनावाला, शाजिया आलमी, हेमंता विश्व शर्मा, आप कई ऐसे नाम ले सकते हैं। जो अरविंदर सिंह लवली जो यहाँ पर अभी दिल्ली में कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे गांधीनगर से, अभी वहां पे हुए, कपिल मिश्रा आपसे, तो आप कितने नाम लेंगे? रविंद्र सिंह मारवा, तो ऐसे तो कितने नाम हैं जिन्होंने मतलब सोचा होगा कि भैया हम आएंगे इस सीट पर, हम अपना प्रभुत्व हासिल करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, हमको पार्टी मौका देगी। पार्टी ने कहा नहीं भैया आप साइड में रहिए, कोई दूसरा आ रहा है दल वाला, वो आप उसको कुछ सिंहासन बैठेंगे, आप नीचे बैठेंगे, दरी बिछाइए उसके लिए। देखिए, अब पूरा सवाल हो गया, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सवाल सुना, आप जवाब सुनिए। मुख्यमंत्री कौन बना दिल्ली का? आपने दिल्ली के बहुत सारे नेताओं के उदाहरण दिए, लेकिन मुख्यमंत्री तो रेखा गुप्ता बनी। भारतीय जनता पार्टी के सामान्य पृष्ठभूमि से, विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन से जुड़ करके विचारनिष्ठ कार्यकर्ता के नाते अलग अलग दायित्वों को निभाते निभाते आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवसर अलग अलग स्थानों पर मिला है। आपने जितने नाम लिए हैं, ये नाम कुछ चुनिंदा नामों को लेकर के ये नहीं गढ़ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सर्वोच्च पद या भारतीय जनता पार्टी में विधायक, सांसद के पद केवल बाहर से आने वाले लोगों को मिलेंगे। क्या जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या हम उनको अस्पृश्य ही रखेंगे? तो वो फिर बाहर से भारतीय जनता पार्टी में आएंगे ही क्यों? आते क्यों नहीं आता है? नहीं, अपना हित तो होता ही होगा। नहीं, पार्टी का विस्तार महत्वपूर्ण, पार्टी का विस्तार है। अगर पार्टी का विस्तार पार्टी का विस्तार है या खुद का विस्तार है, पार्टी के पता है कि अगर कांग्रेस तो अब चल नहीं रही है, अब बीजेपी में जाने से फायदा है तो चलो बीजेपी में चल लेते हैं। अब बीजेपी का यह है कि भाई तुम 4 बार विधायक बने हो, कोई नहीं, हमको फायदा होगा, हम दे देते हैं। मैंने कहा ना कि केवल आप इसको फायदे और नुकसान के आधार पर समझ रहे हैं। और किस नाम हम से? इसको मानते समय कि विचारधारा का विस्तार है, भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक विस्तार है। जब भी कोई पार्टी के साथ जुड़ता है तो उसकी शक्ति पार्टी के साथ जुड़ती है और पार्टी की शक्ति बढ़ती है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं का भी सम्मान उससे बढ़ता है। अगर हम इस बात को लेकर के केवल ये अपने दरवाजे बंद रखें कि केवल हमारे जो पुराने कमिटेड वर्कर हैं या जो बिना किसी दूसरे राजनीतिक दल के आए हुए केवल भाजपा में राजनीति करेंगे, हम केवल उनको आगे लेकर के जाएंगे, तो हमारा दायरा सीमित रहेगा। हमें इस दायरे को बढ़ाने के लिए, कैनवस को बढ़ाने के लिए अलग अलग पार्टी से आए हुए लोगों को भी पार्टी के साथ जोड़ना पड़ता है। और मैं उसके उदाहरण बताऊंगा। मैं एक उदाहरण आपको देकर के समझाता हूं। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति जब वो करते हैं तो कैसे गौरी और गणेश को लेकर के, वो कि गोबर से बने हैं, ये गोबर है, वो हिंदुत्व को लेकर आक्षेप करने का काम करते थे जब तक बसपा में रहे। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जब तक वो भाजपा के साथ रहे, ये ठीक बात है कि वो मंत्री रहे, लेकिन एक बार भी उनका कोई बयान आपको हिंदुत्व के विरुद्ध, सनातन के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध नहीं मिलेगा। उनके चारित्रिक विषय जो आचरण रहा वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के सापेक्ष रहा। और जैसे ही भाजपा छोड़कर वापस गए, अब देखिए फिर वो रामचरितमानस फाड़ने फूकने लगे। मैं मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके वो समाज के लिए सकारात्मक भूमिका रख रहे हैं तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ने के लिए हमेशा तैयार है। मेरे सवाल का उत्तर आपने खुद दे दिया। मतलब बीजेपी में हो तो भाई जब तक है पद मिला है शांत रहो, और जब तक पद से गए तुरंत फिर सनातन के खिलाफ बोलते रहो, बीजेपी के खिलाफ बोलते रहो। आप कह रहे हैं विचारधारा की लड़ाई होती है, विचारधारा मजबूत होती है। ये बताइए, जो व्यक्ति कम से कम अपना जीवन कांग्रेस में थमाया, वो विचारधारा उसकी सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही रही, वो पार्टी में आकर के 5 साल के लिए विचारधारा बीजेपी का कैसे मजबूत कर सकता है? मैं इसका उदाहरण इतिहास से बताता हूं। आपने खुद उत्तर दे दिया स्वामी प्रसाद मौर्य का। नहीं, बिल्कुल। अब वो कहते हैं नेवला हूं मैं, खुद बीजेपी को खा जाऊंगा। नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूं ना। ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं जो भी मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं जो कि मंत्री हैं, वो बनारस में जाकर के मां बहन की गाली देते हैं बीजेपी को वोट के दौरान, चुनाव के दौरान। अब पूरी बात सुनिए।
किसका नुकसान हुआ? स्वामी प्रसाद मौर्य का नुकसान हुआ या भाजपा का नुकसान हुआ? वो स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इस मुगालते में गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का सूरज अस्त हो जाएगा, अब भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, बहुत दावे करके गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो फिर आ गई सरकार में। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मन बड़ा रखा है, अपने साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। हम ओम प्रकाश राजभर जी को भी 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने साथ लेकर के आए थे। उनको पसंद नहीं आया, वो पार्टी छोड़ करके चले गए, मंत्री पद ठुकरा करके चले गए। लेकिन कालखंड के बाद फिर उनका विचार परिवर्तन हुआ और वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। तो कहीं ना आज कहीं आप भारतीय जनता मानते हैं पार्टी कि के नहीं साथ कि आए। लोग अपने सत्ता के भोगने के लिए यहाँ पर नहीं, हैं मैं बीजेपी ऐसा के नहीं मानता कि सत्ता भोगने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर लोगों को दम दिखाई पड़ा, क्षमता दिखाई पड़ी, भविष्य दिखाई पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। उनका अपना स्वार्थ इसमें है नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा विस्तार करने के लिए कि कैसे हम सबके बीच में और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंच सकें, अपने विचारधारा को आगे ले जा सकें, समाज के उत्थान उन्नयन के लिए काम कर सकें, हम इसका प्रयास करते हैं। और मैंने उदाहरण की बात की ना, किसी की पृष्ठभूमि क्या रही है उसके आधार पर उसका वर्तमान या भविष्य ये नहीं आंका जा सकता है। डाकू रत्नाकर अगर मरा मरा कहते कहते राम राम कहने लगते हैं और फिर रामायण की रचना कर डालते हैं, तो क्या डाकू रत्नाकर को वाल्मीकि बनने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। डाकू रत्नाकर अगर वाल्मीकि बनकर के महाकाव्य रच देते हैं, तो हमको निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को अवसर देना चाहिए जो किसी कारण से किन्हीं राजनीतिक दलों में रहे हों, कहीं वो अपनी भूमिका निभाते रहे हों, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में आकर के समाज के लिए एक दायित्वपूर्ण काम करें, दायित्व बोध के साथ काम करें, सकारात्मक तौर पर अपनी भूमिका निभाएं। हमें अवसर देना चाहिए। वही डाकू रत्नाकर 5 साल को किताब फाड़ दें मुझे लगता और है कि रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि हमने भरपूर प्रयास किए हैं कि हम ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनकी भूमिका समाज के लिए सकारात्मक रूप में लेकर के आए। लेकिन अगर फिर भी बीजेपी किसी अपने को लोगों वापस को ही क्यों जाना मौका है, नहीं दे रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने आपके लोगों को सामने मौका दीजिए। मैं आपके सामने उदाहरण बैठा हूं। एक सामान्य पृष्ठभूमि का आया हुआ व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन जाता है, फेस बन जाता है, वॉइस बन जाता है। ये कैसे अवसर मिल जाता है? मैंने कहा ना, अमित शाह जी से लेकर के जगत प्रकाश नड्डा जी तक क्या पृष्ठभूमि रही है? सामान्य कार्यकर्ता, दरी बिछाने वाले, नारा लगाने वाले, लॉकअप जाने वाले, जेल तक जाने वाले, पार्टी के लिए लाठियां खाने वाले, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सर्वोच्च पद तक बैठे नरेंद्र मोदी जी, सर्वोच्च पद तक आज प्रधानमंत्री बने हुए। पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता कोई विरासत के आधार पर नहीं आए, किसी की सिफारिश के आधार पर नहीं आए, कोई पूंजी के आधार पर नहीं आए, कोई धनबल के आधार पर नहीं आए, बाहुबल के आधार पर नहीं आए, केवल अपनी निष्ठा, अपने अथक परिश्रम के आधार पर और धैर्य और संयम के साथ पार्टी के लिए जो विचार सौंपा, जो काम सौंपा, गुजरात में काम सौंपा, गुजरात में काम किया, दिल्ली में काम सौंपा, दिल्ली में काम किया, हिमाचल में काम सौंपा, हिमाचल में काम किया। जब जहां जो भूमिका बताई, पार्टी की भूमिका को बताई हुई भूमिका पर निर्वहन किया और सर्वोच्च पदों तक सुशोभित हुए। मैं फिर कार्यकर्ताओं के लिए भी आग्रह करूंगा कि सभी कार्यकर्ता पार्टी के दिए हुए दायित्व को ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, धैर्य पूर्वक, संयम पूर्वक काम करेंगे। निश्चित तौर पर पार्टी उनके बारे में अच्छा विचार करेगी और उनको अभीष्ट पद जो होगा, जो अपेक्षित पद होगा, वहां तक पहुंचने में मदद करेगी। ये बताइए, बीजेपी और असम सब ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय आपको कोई अध्यक्ष संशय है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में तो सुन रहा हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, आरएसएस नाराज है। ऐसा आकलन बहुत लोग करते रहे हैं। हर पद, हर दायित्व के साथ इस तरह के आकलन हमेशा किए जाते आरएसएस रहे। चाहती है कि भाई जो संगठनात्मक से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि जेपी नड्डा से नाराज है वो। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, जो भी संगठन से जुड़ा होगा, जो संगठन का प्योर कार्यकर्ता होगा, वही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। 20-21 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकर्ता का सम्मेलन है और बहुत बड़ा सम्मेलन है, वो साल में एक बार होता है। उन्होंने इसी नाराजगी में ये जवाब दे दिया कि भाई हम नहीं करेंगे तो करेंगे ही। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, एक लंबी विचार प्रक्रिया, मंथन प्रक्रिया, आम सहमति, विचार मंथन के बाद होता है। संवैचारिक संगठनों के साथ भी संवाद करते हैं, परामर्श करते हैं। एक बेहतर कार्यकर्ता, क्योंकि बहुत सारे योग्य कार्यकर्ता हैं, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में वो कुव्वत है, वो क्षमता है कि वो पार्टी के किसी भी दायित्व का निर्वहन कर सके। तो कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, ये इसकी भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती है। ये कोई राहुल गांधी की पार्टी नहीं है कि उसके बाद अब जो उनका बेटा होगा वही पार्टी का अध्यक्ष होगा, अखिलेश यादव, इसके बाद पार्टी का जो बेटा होगा उनका वही अध्यक्ष होगा, वो तेजस्वी यादव का बेटा जो होगा वही पार्टी का अध्यक्ष होगा। विरासत के आधार पर नहीं चलता। यहाँ हर 3 वर्ष के बाद पार्टी में संगठनात्मक चुनाव होते हैं, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष से लेकर के और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, लेकिन पूरा संगठन का फेरबदल होता है। एक्सटेंशन को दिया जा रहा है लगातार, अभी 40 दिन का फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया। ऐसा ये भी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के संविधान में है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के अनुरूप विस्तार देने का काम करती है और दूसरा कार्यकाल देने का भी काम करती है। पार्टी में कब किसकी भूमिका क्या होगी, ये पार्टी सामूहिक तौर पर तय करने का काम करती है। ये किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं चलता। कांग्रेस कहती है कि जेपी नड्डा जी जो हैं वो रिमोट कंट्रोल है। कांग्रेस पार्टी में ऐसा होता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है। रिमोट कंट्रोल से डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो प्रधानमंत्री के तौर पर चलाते रहे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे को चला रहे हैं,
तो इसलिए लग रहा है ऐसा उनको लगता होगा, उनके यहाँ ऐसा ही आचरण है। और वैसे भी राजा अगर दूध भात खाता है तो उसको लगता है कि पूरी प्रजा भी दूध भात खाती है। कांग्रेस पार्टी आज भी अपने आप को राजा मानती है, उसको लगता है कि जो हम करते हैं वही पूरा देश करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत लोकतांत्रिक पद्धति से अब सबको सुन करके, सबको साथ लेकर के, और मैंने कहा ना कि दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, नारे लगाने वाला कार्यकर्ता, लाठी खाने वाला कार्यकर्ता पार्टी के सर्वोच्च पद तक किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाता, भाजपा में केवल जा सकता है। लेकिन क्यों ऐसी खबरें क्यों आ रही है बीजेपी और आरएसएस के बीच में? सब कुछ ठीक नहीं है। ये खबरें जो लोग कर रहे हैं उन खबरों से पूछिए कि उनको ये खबरें कैसे मिलती हैं, कहां से मिलती हैं, आरएसएस क्या नाराज सोर्स है होता जेपी नड्डा से। किसका बयान है? किसी ने कहा है? नहीं, लेकिन कहीं- ऐसे कई उन्होंने एक बार बयान दिया था चुनाव से पहले कि एक बार समय होता था हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब हमें जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है उनके इस इससे बयान नाराज थे। उनके इस बयान का विश्लेषण जिन लोगों ने किया, वो विश्लेषण करने वाले लोग संघ को नहीं समझते, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझते, वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में क्या समन्वय है इस बात को नहीं समझते। लेकिन भारतीय आपको जनता लोकसभा पार्टी चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी। 400 पार का वादा कर रहे थे, दावा कर रहे थे, 240 पाए। चुनाव में जीत फिर भी भाजपा की हुई है, प्रधानमंत्री तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी और का बना, बहुमत भी नहीं आया। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनी। हाँ, बहुमत नहीं बना, निश्चित तौर पर हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती हैं। हमने कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा हरा दिया है। हमने उड़ीसा में पहली बार कमाल करके दिखाया है। हमने देश भर में अपना विस्तार किया है। दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति और मजबूत हुई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और मजबूत हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है, ये भी एक सच है। और यूपी में हार गए हैं लगभग। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 33 सीट लिए। हमारी उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं 37 रही। सपा पाई। हाँ, निश्चित तौर पे हम इसको स्वीकार करते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के जिस तरह का एक घिनौना कैंपेन चलाया आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के, और खटाखट योजना से जो जिस तरह की एनजीओ के साथ मिलकर के, फॉरेन फंडिंग के साथ मिलकर के जिस तरह से उन्होंने लोगों को लुभाने का काम किया, बरगलाने का काम किया, ठीक वैसा ही जैसा 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कर्ज माफी के नाम पर लोगों को बरगलाया था। कई बार इस तरह की काठ की हांडी चढ़ जाती है, लेकिन वो बार बार नहीं चढ़ती है, एक ही बार चढ़ती है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने भी महसूस कर लिया। बाई इलेक्शन में हम कुंदरकी की सीट भी इसलिए जीते हैं, आप 10 में से 8 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीत गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब किसी मुगालते में नहीं आएगी। ये बताइए, 80 में से 33 सीट यूपी लोकसभा की 2024 का चुनाव, योगी जी को कमजोर करने की साजिश की गई थी क्या? ऐसा योगी जी को कमजोर करने की साजिश की गई, उससे पहले मोदी हम जी लोग को देख रहे कमजोर थे करने कि की साजिश की उससे गई। पहले हम लोग देख रहे थे केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा जी से मिलते हुए तस्वीर आ रही थी, कई बार मिलते हुए तस्वीरें आई। ये भी कयास लगाया जा रहा था कि योगी जी को सीएम पद से हटाया जा रहा है, उनको कमजोर करने की साजिश भी की गई। जिस दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने थे उस दिन से ही इस बात की कयास रोज तमाम विपक्षी दलों के द्वारा, तमाम विरोधियों के द्वारा, जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई भगवा वेशधारी, कोई साधु, कोई सन्यासी कैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, वो लगातार ये कयास लगा रहे थे। लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया और 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ करके वो दूसरे कार्यकाल के लिए फिर मुख्यमंत्री बने। तो ये कयास लगाने वालों के आधार पर, राजनीतिक भविष्यवाणी करने वालों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति सामूहिक परामर्श के आधार पर चलती है, इसलिए इस तरह के कयास लगाने वाले धरे रह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने निर्णय सबके बीच में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। आज देश भर में नहीं, दुनिया भर में योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा हो रही है। तो इस तरह के कयास लगाने वाले कौन किसके खिलाफ षड्यंत्र करेगा, इस षड्यंत्र करने वाले लोग कामयाब नहीं होंगे। वो अपने मंसूबे ऐसे लेकर के बैठे रह जाएंगे, उनको कोई भी सफलता हाथ लगने वाली नहीं। मौर्य जी और योगी जी में सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। लगता तो नहीं। मुझे लगता है आपको लगता क्या है इसके आधार पर तय नहीं होगा। योगी जी में और केशव जी में हो, या योगी जी और ब्रजेश पाठक जी में हो, या केशव जी और नड्डा जी ब्रजेश से पाठक बहुत जी में मिलते हैं हो, कि मौर्य सब जी। मिलना चाहिए। हर कार्यकर्ता और सबकी चाहत होती है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलें, हम उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता को, जिसको भी ये सौभाग्य मिलता है, मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, उनसे मौर्य मार्गदर्शन जी जब मिलता है। मिलते हैं तो उसके कयास थोड़े अलग लगाए जाते हैं। किसी प्रदेश का डिप्टी सीएम मिलता है तो वो कयास अलग हो जाते हैं। मैंने कहा ना कि कयास लगानों के आधार पर राजनीति नहीं चलती। किसी ने क्या कयास लगाया, किसी ने क्या अपेक्षा की, किसी ने क्या विश्लेषण किया, इसके आधार पर राजनीति नहीं चलती है। जिनको कयास लगाना है वो कयास लगाते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। महाकुंभ गए थे? हाँ, बिल्कुल गए। कैसा लगा? अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय। जब महाकुंभ की तैयारियों के समय में प्रवक्ता के तौर पर हम इस बात को कहते थे कि इस बार के कुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे, तो अंतर्मन में कहीं लगता था कि ये जो हम कह रहे हैं 40 करोड़ का आंकड़ा, क्या सच में 40 करोड़ आएंगे? लेकिन अविस्मरणीय, जिस तरह से 60 करोड़ से ज्यादा संख्या वहां पहुंच गई, 66-67 करोड़ लोग वहां डुबकी लगाने के लिए पहुंच गए, यह अविस्मरणीय था। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं के कारण था। उत्तर प्रदेश की सरकार पर लोगों का भरोसा था कि हम प्रयागराज जा रहे हैं।
आज भारत सरकार की बनाई गई सड़कों के कारण था कि तमिलनाडु से लोग अपनी गाड़ी उठा करके सीधे प्रयागराज तक पहुंच जा रहे हैं। भारत सरकार के रेलवे की अद्भुत व्यवस्थाओं के कारण था कि इतनी सारी ट्रेनें हमने एक साथ चलाई कि लोगों को प्रयागराज पहुंचाया जा सके। आज प्रयागराज में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कारण था इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स वहां पर चल पाई। हमने हर प्रकार की व्यवस्थाएं दी कि लोग प्रयागराज पहुंच सकें और लोगों के भीतर जो आस्था का ज्वार था, लोगों के अंदर जो भावना थी, वो भावना कहीं ना कहीं निकल करके आई। ये सनातन का उत्कर्ष काल है जब इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे। और तब जब विपक्ष लगातार अफवाहें फैला रहा था, समाजवादी पार्टी तो बाकायदा रोज कुंभ बुलेटिन जारी कर रही थी, अफवाहें फैला रही थी कि कैसे ये कुंभ फेल हो जाए, फ्लॉप हो जाए, लोग ना आए। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि ट्रेनें खाली आ रही हैं और बाद में कहा कि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। वो तय नहीं कर पा रहे थे कि 2 कदम आगे जाएं या 4 कदम पीछे जाएं। वो कुंभ की आलोचना भी कर रहे थे। राहुल गांधी आखिरकार कुंभ स्नान करने गए नहीं, अखिलेश यादव छुपते छुपाते जाकर के स्नान कर आए, डुबकी मार आए। बाद में फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश यादव की टीम के लोग राहुल गांधी पर हमला करने लगे कि राहुल गांधी को स्नान करने क्यों नहीं गए। तो इनके बीच में ठीक नहीं चल रहा है। सवाल उनसे पूछिए कि अखिलेश जी में और राहुल जी में ठीक क्यों नहीं चल रहा है, विपक्ष में ममता जी में और अरविंद केजरीवाल में ठीक क्यों नहीं चल रहा है, ये क्यों विपक्ष की जो इंडी अलायंस बनाया था वो क्यों खंड खंड टूट गया है, ये सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। ठीक है, ये बताइए कि महाकुंभ में भगदड़ होती है, लाशों के ढेर छिपाती है सरकार। मुझे लगता है लाशों के ढेर जब शब्द कहा जाता है ना, तो ये संवेदनहीनता है। ये जानबूझ करके एक भ्रम फैलाने का प्रयास है। तो क्यों निश्चित रिपोर्टिंग तौर क्यों पर- नहीं करने दे रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल रिपोर्टिंग हुई है। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर को आपने बाहर कर दिया। मुझे लगता है कि जिस अधिकारी ने ये वहां पर किया वो उसकी अपनी कमी रही। किसी रिपोर्टर को, किसी पत्रकार को रिपोर्टिंग करने से न कहीं रोका गया। पोस्टमार्टम मर्चरी हाउस में अपने कुछ नियम होते हैं, वहां कितनी दूर तक जाना है, नहीं जाना है, वो उसको लेकर के गाइडलाइंस तय की जाती हैं। लेकिन किसी को रिपोर्टिंग से न रोका गया था। विपक्ष ने न आरोप रोका लगाया गया। कि आंकड़े छिपाए गए। नहीं, विपक्ष केवल आरोप लगा रहा है। विपक्ष केवल ये बातें कहता रहा। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, विपक्ष का अपना एक तंत्र है, अपनी उसके पास हर जिले में इकाइयां हैं। अगर कुंभ में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे होते तो उनके परिवारों के लोग होते, उनके परिवारों के लोग इस बात का मातम करते, तो इनकी लिस्ट बनाई जा सकती है। जिलाध्यक्ष उनके हैं, मंडल अध्यक्ष उनके हैं, उनके बूथ पर कार्यकर्ता हैं, वो इसके लिस्ट बना करके सार्वजनिक करते हैं कि इतने कार्यकर्ता, इतनी डेड बॉडीज गई हैं, इतने लोग मरे हैं, इतने लोग अपने लोगों को खो पर बैठे हैं, इतने प्रत्यक्षदर्शी हैं। वो इन बातों की लिस्ट जारी करते। हवा हवाई आरोप लगाना, केवल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सबके पास नेटवर्क है ना, क्यों नहीं लिस्ट लेकर के आ जाते। ये झूठ फैलाने का काम, जानबूझ करके कुंभ को बदनाम करने का काम। और उन्होंने प्रयास किया था कि कैसे मौनी अमावस्या के स्नान के बाद अब तो कुंभ में बिल्कुल अराजकता हो जाएगी और कुंभ में कोई स्नान करने नहीं आएगा। लेकिन संख्या तो लगातार बढ़ती गई, क्योंकि लोग जानते हैं कि विपक्ष की इन बातों में कितना खोखलापन है, ये बातें कितनी झूठी हैं, ये बातें कितनी अफवाह हैं। और इस अफवाह को जनता ने खारिज कर दिया। इतनी बड़ी संख्या में, रोज 1 करोड़ से ज्यादा संख्या आ रही है। ऐसी स्थिति में तो इनकी अफवाहों का अगर असर होता तो इतनी बड़ी संख्या ना आती। औरंगजेब की कब्र क्यों खुदवा रहे हैं आप लोग? औरंगजेब की कब्र है क्यों, मुझे लगता है इस पर ही विचार होना चाहिए। एक ऐसा मुगल आक्रांता जिसने भारत भूमि पर आक्रमण किया, भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न तहस नहस करने का प्रयास किया, जिसने तलवार की नोक पर बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराया, हिंदुओं की बड़े मात्रा में कत्लेआम किया, नरसंहार किया, ऐसे व्यक्ति की कब्र भारत में है ही क्यों? ऐसे व्यक्ति का कोई स्मारक भारत में है ही क्यों? ऐसे व्यक्ति के नाम पर भारत में कोई सड़क या कोई स्थान, कोई बिल्डिंग है ही क्यों? इस पर विचार होना चाहिए। औरंगजेब के प्रति सिंपैथी क्यों? औरंगजेब के भक्त भारत के भीतर क्यों? ये भारत के मुगल आक्रांता, ये भारत के दुश्मन है। भारत में इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 10 साल बाद क्यों याद आता है? मुझे लगता है कि जब जागो तभी सवेरा है। ये और भी देश में बड़ी बड़ी समस्याएं रही हैं, उन बड़ी समस्याओं के समाधान कर रहे हैं। इनमें ये भी समस्याएं हैं, इनके भी समाधान करेंगे। इस सांस्कृतिक जागरण में हमने 1857 की क्रांति के जो हमारे शहीद थे, हमने उनको याद करने का काम किया है। हमने इस देश की आज़ादी के कालखंड में बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको भुला बिसरा दिया था, केवल चुनिंदा नामों को ही हम याद करके चल रहे थे, हमने उनको भी याद करने का काम किया है। तो बहुत सारे सकारात्मक काम भी हमने साथ में किए हैं। और ऐसे कुछ लोग जो नकारात्मक कैरेक्टर के रहे हैं, उनको भी अब मिटाने का, उनको भी दूर करने का, गुलामी की मानसिकता को दूर हटाने का। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि गुलामी की मानसिकता का पूरी तरह से हमको क्षरण करना होगा, समाप्त करना होगा। तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सारी चीजें भी आगे आने वाले समय में बदलते हुए दिखेंगी। कनॉट प्लेस का नाम कब बदल रहा है? कब बदल रहे हैं उसकी कोई समय सीमा नहीं है, या केवल नाम बदल देने से सब परिवर्तन हो जाएगा। मुझे लगता है इसको लेकर के जो गर्व की अनुभूति रखा करते थे ना, उनके मन के भीतर से भाव आना चाहिए। इंडिया गेट का नाम कब बदल रहा है? अब उसका नाम तो कनॉट प्लेस में उसका नाम तो राजीव गांधी चौक किया गया है। मुझे लगता है बहुत सारे नाम जो रखे गए, उन नामों को लोगों ने स्वीकार कितना किया है, ये जागरूकता के आधार पर होगा। इंडिया गेट देखिए, वो भी तो हमारे उसी कॉलोनियल का प्रतीक है। अब कौन से प्रतीक क्या हैं, उनको किस रूप में हमने स्वीकार किया है, ये महत्वपूर्ण है। इंडिया गेट कोई विदेशी कारीगरों ने नहीं बनाया, भारत के कारीगरों ने बनाया। कहीं ना कहीं ये भारत है की शिल्पकला कहीं है। ऐसा तो नहीं है तो
ये ताजमहल भी उन्होंने बनाया। मैंने कहा ना, ये भी भ्रम है। हम्म, ये कोई मुगल स्थापत्य कला नहीं है, ये मुगल मूर्ति कला नहीं है, मुगल चित्रकला नहीं है, मुगल शिल्प कला नहीं है, ये भारतीय शिल्प कला है, ये भारतीय स्थापत्य कला है। इसलिए ताजमहल को मुगलों का कह देना ये ठीक नहीं है। लाल किला मुगलों का कह दीजिए या कुतुब मीनार मुगलों की कह दीजिए, ऐसा नहीं है। ये भारत के मटेरियल से बना है, भारत के परिश्रम, भारत के जो मजदूरों का सामर्थ्य है, जो भारत की हमारी लोक कला है, उनके साथ बना है। तो इसलिए इसको मुगलों का कह देना, हाँ मुगलों ने के कालखंड में बना है, लेकिन बनाया तो भारतीयों ने है। वरना मुगल बना लेते ना अपने देशों में ऐसी इमारतें। क्यों नहीं मुगल सल्तनत के जो तमाम देश रहे हैं जहां से वो ओरिजिन हुए हैं, क्यों नहीं वहां ऐसी इमारतें हैं? ऐसी इमारतें भारत के भीतर क्यों हैं? ये भारत की कला है। ताजमहल में भी महादेव का मंदिर है क्या? ऐसा जो लोग दावा करते हैं, उस दावे के पक्ष में अगर उनके पास कोई साक्ष्य होंगे, तर्क होंगे, तथ्य होंगे, तो निश्चित तौर पर वो कोर्ट के सामने लेकर के जाएंगे और कोर्ट नीड़ विवेचन का काम करेगी। हमें पूरा भरोसा है, जैसे प्रोग्राम के मंदिर में किया है। अगर तथ्य होंगे, साक्ष्य होंगे, तो निश्चित तौर पर आएंगे। मेरा इसको लेकर के कोई अध्ययन नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी करके जल्दबाजी नहीं करूँगा। कुतुब मीनार में गणेश जी का मंदिर, ऐसा दावा किया जाता है। मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए, इन चीजों को देखा जाना कब तक चाहिए। हम लोग मंदिर खोजते रहेंगे हर जगह? मुझे लगता है जहां जहां भी है, खोज का काम तो हमेशा होता रहता है। और रिसर्च जो कहता है ना, रिसर्च है, पुनः खोज, शोध, ये तो हमेशा होते रहना चाहिए। बीजेपी कहती थी 3 चीज चाहिए हमें, काशी, मथुरा और अयोध्या। ऐसा कि बीजेपी तय करने वाली केवल नहीं है, ये हिंदू समाज है। और बीजेपी हिंदू समाज की ठेकेदार नहीं है। हिंदू समाज अपनी चीजों की चिंता स्वयं करेगा, और सबको एक नागरिक के नाते अधिकार है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़े, अपने अधिकारों के समाधान के लिए जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो लोकतांत्रिक तरीके से संसद में हो या अपने न्यायिक प्रणाली के तहत वो कोर्ट में जाकर के हो, वो अपने अधिकारों का पालन कर सकता है, जैसा संभल में कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी हिंदू समाज की ठेकेदार नहीं है, कांग्रेस जब ये कहती है तो आप बुरा मान जाते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानते। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का ठेकेदार बनना बंद करे, किसी भी समाज का कोई ठेकेदार न बने। हर व्यक्ति की अपनी राजनीतिक चेतना है, अपनी समझदारी है, अपने आधार पर वो निर्णय कर सकता है, अपने उसके लिए हित क्या है, अहित क्या है, वो इसका निर्णय कर सकता है। आखिरकार लोग ठेकेदारी चाहते क्यों हैं? ये वोट बैंक क्यों बना के रखना चाहते हैं? हमने तो सबके बैंक में खाते खुलवाए, सबका बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम किया। हम वोट बैंक में विश्वास नहीं रखते, हम लोगों के बैंक खाते खुलवा के बैंक बैलेंस बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम बहुत कर रही है। ये जो आरोप लगाने वाले हैं वही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका जब विश्वास चुनाव और आता सबका है तो प्रयास। हिंदू मुस्लिम हो जाता है। अभी ये होली का विवाद हुआ, संभल सिंह ने आपके मतलब लाइन में पक्ष में बात कर दी कि भाई जिसको होली मनाना है वो बाहर निकले, बड़ा दिल दिखा के, वरना घर में बाहर रहे। मुझे लगता है संभल सीईओ का दिया गया बयान प्रशासनिक क्षमता में दिया गया एक बयान था, क्या जिससे सही था वो? राजनीतिक बिल्कुल सही था। उसमें क्या क्या एक अधिकारी को ऐसा बोलना चाहिए? क्या जिसको गलत मन था? नहीं है तो बाहर अंदर रहे घर में। क्या गलत था? इसमें क्या गलती है? बाहर निकल करके उपद्रव करें। अगर किसी को रंग से अगर दिक्कत है तो उसको घर के भीतर रहना चाहिए। ये तो प्रिवेंटिव दिया गया बयान है, ये तो सामान्य ऐसा बयान है जो प्रिवेंटिव है। क्या इस बयान से बचा नहीं जा सकता था? नहीं, मुझे लगता है कि पीस कमेटी की मीटिंग के बाद लोगों को जो समझाइश दी जा रही हो, उसको स्थानीय आधार पर दिया गया बयान। और विशेष तौर पर संभल की जब बात कर रहे हैं ना, तो संभल की पृष्ठभूमि याद करनी पड़ेगी आपको। 1978 की वो शाम याद करनी पड़ेगी, होलिका दहन की, जिस दिन से वहां पर दंगे की शुरुआत हुई और नरसंहार हुआ, 184 हिंदू मारे गए। संभल के उस दृश्य को क्या भूला जा सकता है? और संभल की उस पृष्ठभूमि को याद करके, संभल में जिस तरह से लगातार वहां पर डेमोग्राफी चेंज की गई है, वहां हिंदुओं को लगातार दबाया गया है, ऐसी स्थिति में अनुज चौधरी के इस बयान को अगर आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो अन्याय कर रहे हैं। और आज इसी कारण से आप देखिए कि संभल के हालात बिल्कुल आज बेहतर रहे। बहुत उल्लास के साथ, उमंग के साथ, तरंग के साथ आज होली भी खेली गई और बहुत शांतिपूर्वक ढंग से जुमे की नमाज भी अदा की गई। होली तो बीत गई, अब रामनवमी का क्या? वहां पे भी कुछ हिंदू मुस्लिम होगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं है, रामनवमी हिंदू का त्योहार है, इसमें मुस्लिम जैसा मामला क्या है? ये क्यों एक बड़ा मुझे लगता है चिंता करने की बात है। और आपके देख रहे दर्शक भी इस बारे में विचार करें कि आखिरकार क्या कारण है कि हिंदुस्तान के भीतर हिंदुओं के त्योहार होंगे, उनके व्रत होंगे, उनके कार्यक्रम होंगे, उनकी यात्राएं होंगी, तो कोई ना कोई थ्रेट परसेप्शन होगा। उसको संगीनों के साय से गुजरना पड़ेगा, पुलिस का रैपिड एक्शन मार्च होगा, पुलिस को जो है फ्लैग मार्च करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है? पीस कमेटी की मीटिंग करनी पड़ेगी, क्यों करना पड़ेगा? क्यों रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाएंगे? क्यों आखिरकार हमको दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करते समय तरह तरह की बाधाएं अटकाई जाएंगी? क्यों हमको अपनी कांवड़ यात्रा निकालते समय डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? क्यों होगा ये सब? हिंदू अपने त्योहारों को लेकर के क्यों उल्लास और उमंग में नहीं रह सकते? ये नहीं स्वीकार किया जा सकता। देश का हिंदू अपनी चेतना के साथ है, अपने अधिकारों के साथ जागरूक हुआ है और अपने अधिकारों के साथ आगे बढ़ेगा। हम पूरे उल्लास के साथ, पूरे उमंग के साथ, पूरे तरंग के साथ अपने त्योहार मनाएंगे। हम किसी प्रकार के निर्बंधन नहीं मानने वाले। ये निर्बंधन चाहे वो ममता बनर्जी सरकार रहती हो या वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार रहती हो, ये जो बार बार रोक टोक लगाने का काम करते हैं ना, ये रोक टोक अन्य मजहब पर क्यों नहीं लगा पाते? अन्य मजहबों पर रोक टोक लगाते समय आप समभाव क्यों नहीं रखते हैं?
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगर लाउड स्पीकर मस्जिद से हटाए हैं तो मंदिर से भी हटाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं डेसिबल को लेकर के कि कितनी ध्वनि होगी, हमने जो ध्वनि प्रदूषण के मानक हैं हमने उनका पालन करने का काम किया है, और वो हिंदू मंदिर हो या मुसलमानों की मस्जिद हो, उन दोनों पर समरूप में किया है। और इसीलिए आज किसी प्रकार का असंतोष नहीं है। असंतोष होता तो दंगे होते, असंतोष होता तो कर्फ्यू लगता, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। आप कहते हैं कि हिंदू के मंदिर से भी लाउड स्पीकर हटा है, मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर हटा है। ये बयान तो अबू आज़मी भी कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर भी तोड़े तो मस्जिद भी तोड़े हैं। अबू आजमी को औरंगजेब नायक दिखता होगा, वो अपने आप को उनका वारिस मानते रहे, और वारिस मान रहे हैं तो उनको उनके लिए ही उनके पाक वतन जाना चाहिए था। भारत में औरंगजेब कभी नायक नहीं हो सकता। भारत में नायक तो वीर शिवाजी होंगे, भारत के नायक तो महाराणा प्रताप ही होंगे। अब ये जिन्होंने इतिहास को अपने ढंग से लिखा, पढ़ा और समझा है, अपने अब्बा हुजूर माना है, तो अपने अब्बा हुजूर के पाक वतन जाएं। ये भारत उनके लिए फिर नापाक होगा, उनके लिए ये पाक वतन नहीं है, क्योंकि ये तो वीर शिवाजी का भारत है, ये महाराणा प्रताप का भारत है। तो अबू आज़मी को पाकिस्तान भेज रहे हैं? नहीं, वो जाना चाहे तो जाएं, क्योंकि उनको यहां पर औरंगजेब नायक दिखाई पड़ रहा है। भारत का नायक औरंगजेब नहीं हो सकता है, भारत का नायक बाबर नहीं हो सकता है, भारत का नायक अकबर नहीं हो सकता है। लेकिन कब्र तो यहीं पे है। मैंने कहा ना कि नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक वही तो मेरा सवाल है कि अभी तक क्यों याद नहीं आया? मैंने कहा ना कि जब जागो तभी सवेरा है। ऐसे निश्चित तौर पर लंबे समय तक जब गुलाम रहे हो, 700 सालों तक हमने गुलामी झेली है। इतनी लंबी गुलामी के साल हो गए आजादी के, अभी कम समय हुआ है। लंबे समय तक हमको आखिरकार दबा करके रखा गया है। तो निश्चित तौर पर चेतना आने में, अपने अधिकारों को समझने में और प्रतिक्रिया करने में अभी तो समय लगेगा ही। तो ये बताइए, ताजमहल तोड़वा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। ताजमहल अप्रतिम कलाकारी है, अद्भुत स्थापत्य कला है, अद्भुत शिल्प कला है, बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। ये भारत के श्रमिकों का श्रम है, भारत का खून पसीना लगा है, भारत की पूंजी से बना है, क्यों टूटना चाहिए? हाँ, उसको लेकर के जैसा गौरव किया जाता है कि ताजमहल भारत की पहचान है, तो भारत की पहचान ताजमहल नहीं हो सकता। भारत की पहचान भारत की आध्यात्मिक विरासत के केंद्र होंगे, भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना के केंद्र होंगे। भारत की पहचान तो भारत की जो संस्कृति में रचे बसे हैं वो स्थान हो सकते हैं। गाय, गीता, गंगा भारत की पहचान है, तो भारत की पहचान समझने की आवश्यकता है। ये गुलामी मानसिकता के साथ जो भारत की पहचान जोड़ी गई है ना, उससे उबरने की आवश्यकता है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि टॉयलेट बना देना चाहिए वहां पे औरंगजेब के कब्र पे। अब किसने क्या कहा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी भी मुगल आक्रांता या किसी भी ब्रिटिश आक्रांता के लिए हमारे मन में कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, कोई सम्मान का भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इंडिया गेट का नाम नहीं बदल पा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि केवल नाम बदलना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा उसके प्रति भाव क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, ये बताइए, अभी योगी जी ने 80-20 का फार्मूला दिया है। 80 में हमारा पक्ष रहेगा, पूरा बीजेपी कवर कर लेगी, 80% सीट जो है 20% में ओपोजिशन रहेगी। अब इसको अखिलेश यादव ने अलग कैच किया, उन्होंने कहा कि 80-20 में बांट रहे हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ऐसा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो अखिलेश यादव दिन भर हिंदू मुसलमान ही समझते हैं, इसलिए अखिलेश यादव को हिंदू मुसलमान समझ में आता है। किसी भी बच्चा जब एग्जाम देता है तो उसके लिए टारगेट होता है कि वो डिक्टेंशन मार्क्स के साथ पास हो। वो 100% अंक ना ला पाए तो कम से कम 80% तो लेकर ही आए। भारतीय जनता पार्टी 51% वोट पा चुकी है, हम 80% वोट के लिए प्रयास कर रहे थे। हमने अपना टारगेट, अपना लक्ष्य 80% रखा था। हमने इसलिए कहा कि 80% में हम रहेंगे और 20% में वो रहेंगे, सारे रहेंगे मिलकर के। अब उन्होंने उसको हिंदू मुसलमान के आधार पर बांट लिया। तो आप भी बोलते हैं तो 80-20 में क्यों बोल देते हैं? आप भी उसको तलक दुला दूसरे तरीके से बोल दिया, 80-20 आप भी बांट रहे हैं। हम 75-25 भी कहते तो भी वो इसी का आकलन इसी तरह से करते। अच्छा, तब वो उसमें दूसरी जाति जनसंख्या भी तो इतनी है ना, ऐसी आसपास परसेंट पे नापा जाए तो ऐसा जनसंख्या अब मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर वो गिनते रहते हैं। वो रोज पीडीए का समीकरण बनाएंगे, कभी अजगर का समीकरण बनाएंगे, कभी भूरा बाल साफ करो का समीकरण बनाएंगे, कभी जय भीम का समीकरण बनाएंगे। वो समीकरण बनाते रहे। हमने कोई समीकरण नहीं, हमने कहा है कि एक है तो सेफ है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम सबको साथ लेकर के चलने की जो भारतीय भावना है, हम उस भारतीय भावना के साथ चल रहे हैं। और हमने किसी प्रकार का विभेद ना अपनी किसी योजना में, ना अपनी किसी नीति में हमने किसी प्रकार का विभेद किया है। ये कौन लोग हैं जो संविधान के मंशा के विपरीत जाकर के मजहबी आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं? तेलंगाना में प्रयास किया, आंध्र प्रदेश में प्रयास इस बारे में किया, कर्नाटक में इस तरह का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने घोषित किया था कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये लोग तुष्टीकरण करने का काम करते हैं, ये समाज को बांटने का काम करते हैं। हमने तो सबको साथ लेकर के चले। कोई एक योजना बता दीजिए जो हिंदुओं के लिए विशेष रूप से, मुसलमानों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है।
हमने जो भी योजना बनाई है वो सबके लिए बनाई है, सबको समान रूप से लेकर चलने के लिए बनाई है। आपने कहा कि कोई ऐसी योजना बताइए जिसमें अलग अलग मतभेद हुआ हो। मुस्लिम कहते हैं हमारे घर तोड़ देते हैं, हिंदू के घर छोड़ देते हैं। ऐसा है कि मुस्लिम जब ये बात कह रहे हैं, पहली बात तो ये मुस्लिम नहीं कह रहे, मुस्लिम मजहब ठेकेदार कह रहे हैं। सामान्य मुस्लिम इस बात को नहीं मानता है। नहीं मानता है, क्यों नहीं मानता? वो कैमरे पे आकर कई बार बोल रहा है कि हम कुछ बोलते हैं तो हमारे पर लाठी पड़ जाती है, हमारा घर तोड़ दिया जाता है। ये गलत है, ये झूठ है। बुलडोजर की कार्रवाई जो हुई है वो इलीगल इंक्रोचमेंट्स पर हुई है। अपराधियों की जो संपत्तियां अर्जित की गई हैं गलत तरीके से, जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हुआ है, गरीबों के विधवाओं की जमीनों पर अतिक्रमण हुआ है, दलितों की जमीनों पर अतिक्रमण हुआ है, उसको तोड़ा गया है और विधिक तरीके से तोड़ा गया है। उसमें कानून का पालन करके किया गया है, विधि की परिधि के दायरे में बुलडोजर चला है और इसमें जाति मत मजहब का ध्यान नहीं रखा गया है। जब इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने बार बार बात उठाई, अरे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट क्या करेगी जब आप ही तोड़ देंगे सब? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं मना भी नहीं किया हमारे किसी तोड़े गए, सपोर्ट भी तो नहीं किया। नहीं, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट तोड़ने का आदेश नहीं करती है। एग्जीक्यूटिव काम जो है वो सुप्रीम सरकार कोर्ट को ने पूछा हुआ था कि किस कानून के तहत तोड़ा गया, फिर उसके बाद योगी जी ने विधेयक ला दिए। नहीं, हमने कानून बताए। हमने बताया कि किन किन कानूनों के तहत तोड़ा गया। गिरोहबंद अधिनियम के तहत अगर गिरोह के द्वारा किसी प्रकार की कोई संपत्ति अर्जित की गई है तो निश्चित तौर पर उसको तोड़ा जाएगा। कोई हमें इस बात का समाधान हो जाता है कि कोई हथियार या कोई ऐसी चीजें कहीं छुपाई गई हैं दीवालों के भीतर, तो निश्चित तौर पर दीवालों को तोड़ करके देखा जाएगा। योगी जी के शासन में मुस्लिम डरा हुआ है बहुत ज्यादा। ये मुस्लिम मजहबी ठेकेदार डरे हुए, ये अपराधी डरे हुए, ये दंगाई डरे हुए, ये जो संगठित गिरोह चलाते थे वो डरे हुए। लोग निर्भीक हैं, लोग निडर हैं। आज बिल्कुल अधिकार पूर्वक आज सामान्य तौर पर व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है और शाम को अपनी राशि लेकर के आराम से घर जाता है, बैंक में लेकर के जमा कराता है। उसको का डर नहीं है कि कोई लूट लेगा। आज किसी को डर नहीं है कि कोई रंगदारी वसूल कर लेगा। आज उत्तर प्रदेश में अपहरण के डर नहीं है, डकैती के डर नहीं है, ठेके पर हत्याओं के डर नहीं है। हमने संगठित अपराध की कमर तोड़ने का काम किया है और बड़े बड़े माफियाओं को धूल धूसरित करने का काम किया है। वो मुख्तार अंसारी जो पूर्वांचल चलाया करते थे, वो पूर्वांचल की गद्दी वाली जो फिल्म आई थी ना, मिर्जापुर जैसी, वो फिल्में इस उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर बनती थी। आज हमने उस उत्तर प्रदेश के कैरेक्टर को बदलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जो डर और दहशत का पर्याय था उसको दूर करने का काम किया। और देखिए ना कि इतना भव्य कुंभ हुआ, दिन और रात लगातार लोग आते रहे। कहीं कोई एक घटना बताइए कि किसी के साथ छिनैती हुई है, किसी के साथ कोई बलात्कार हुआ है, कहीं कोई अपहरण की घटना हुई है, किसी को कहीं लूट लिया गया है, किसी की गाड़ी छीन ली गई है, कहीं कोई घटना ऐसी हुई हो। आप रिपोर्टिंग नहीं करने देंगे तो क्या ही होगा? नहीं, रिपोर्टिंग करने के लिए तो पूरी छूट है, पूरी छूट है। और कहीं कोई आज आपके पास आज भी केस हो, आप अपने पॉडकास्ट पे लेके आइए ऐसे पीड़ित को जिसकी गाड़ी कुंभ जाते समय रास्ते में छीन ली गई हो, उसकी पत्नी के साथ, बहन के साथ कहीं किसी प्रकार की कोई छेड़खानी हुई हो। नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना हुई। उसी कुंभ में कई महिलाओं के स्नान करते हुए वीडियो वायरल हुए। निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने लगातार काम भी किए हैं। और इस तरह की घटनाएं, अचानक चोरी छुपे कोई किसी की वीडियो बना ले, क्योंकि आज हर हाथ में मोबाइल है। कब कौन सी बात कहां कैसे रिकॉर्ड करके उसका कैसे अर्थ निकाला जाएगा, कैसे प्रयास किए जाएंगे, ये बहुत न्यूनता का काम था, बहुत निम्नता का काम था। अब किसी को मोबाइल ले जाने से तो मना नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग अपने परिजनों की नहाते हुए वीडियो शूट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इसको हम अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इसको हम ले जाएं, हम अपने माता पिता को दिखाएं कि कैसे हमने संगम में स्नान किया। वो इसको अपनी स्मृतियों में सहेज के रखना चाहते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। और इसी की आड़ में अगर कहीं कोई किसी दूसरे का वीडियो बना करके उसकी इच्छा के विपरीत अगर उसकी कोई कैमरे उसकी कीमतें वसूलने लगता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। और जो लोग भी इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं या उसको खरीद रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ऐसे लोगों को कानून की मदद करनी चाहिए, पुलिस के पास रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, एक अच्छा सवाल पूछना चाहता हूँ मैं अखिलेश जी का, क्या सीएम आवास में शिव मंदिर है क्या नीचे? अब अखिलेश यादव जी अगर संघर्ष से उपजे होते ना तो शायद ऐसी बातें न करते। विरासत की सियासत से आए हुए लोग ऐसी हल्की बातें करते हैं। ऐसी हल्की बातें करते हुए आपको तेजस्वी और तेज प्रताप भी मिलेंगे। ऐसी हल्की बातें करते आपको आकाश आनंद भी मिलेंगे। ऐसी हल्की बातें स्टालिन करते हुए आपको मिलेंगे। ऐसी हल्की बातें वो सारे लोग, राहुल गांधी मिलेंगे, वो सारे लोग जिन्होंने संघर्ष नहीं किया है। जो संघर्ष से आया होगा ना वो ऐसी हल्की बातें नहीं करेगा, वो मजाक नहीं उड़ाएगा। वो जानबूझ करके मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, शिवलिंगों को दफन कर दिया गया, हमारे कृष्ण जन्मभूमि से मूर्ति को निकाल करके कैसे मस्जिद की सीढ़ियों में ले जाकर के चुन दिया गया। इन ऐतिहासिक तथ्यों को आप नकारना चाहते हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारी भावनाओं का। ये केवल इसलिए क्योंकि ये विरासत की सियासत से आए हैं। संघर्ष करके आए होते तो इतनी हिमाकत ना करते। अखिलेश यादव कहते हैं कि दलितों से नफरत करते हैं, ओबीसी से नफरत करते हैं। हमारे जाने के बाद सीधे गंगा जल से सीएम आवास धुलवा दिए थे, पूजा कराए थे, यज्ञ करवाए थे। कहीं भी गृह प्रवेश होता है तो गंगा जल का प्रयोग हम लोग करते हैं।
हमारी परंपराओं में है, हमारे रीति रिवाजों में है, अखिलेश जी को भी करना चाहिए। ये गंगा जल किसी जाति से मुक्ति पाने का साधन नहीं है। ये कोई जातीय दुराग्रह नहीं। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। वो योगी आदित्यनाथ जो अपनी हर दिवाली वनटांगियाओं के बीच में, मुसहरों के बीच में मनाते हैं। अगर वो दलित पिछड़ों से नफरत करते होते तो अपने त्योहार वनटांगिया के बीच में जाके मनाते। अखिलेश यादव से पूछिए कि किस सामान्य यादव के साथ मना सकते हैं? सैफई के जिस राज परिवार में वो रहते हैं, उस राज परिवार से बाहर निकल करके सामान्य यादवों के घर में जा पाते हैं क्या? जिस शानो शौकत के साथ वो सैफई महोत्सव की रंगरेलियां मनवाते रहे, रंगीनियां मनवाते रहे सरकारी खर्च पर, वो कभी त्योहार मनाने के लिए गरीबों के बीच में कभी जाते रहे हैं क्या? गरीब यादवों के बीच में, छोड़िए दलित, सबसे ज्यादा दलितों पर हमले के कब जो घटनाएं हुई हैं वो तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। सत्ता जैसे ही आई थी 2012 में, दलित बस्तियों में आगजनी की बड़े पैमाने पर घटनाएं हुई थी। आज भी गूगल सर्च करके देखिए, आपको घटनाएं दिखाई पड़ जाएंगी कि 12 में सत्ता आते ही कितनी बड़ी संख्या में दलित बस्तियों पर हमले किए गए थे। तो अखिलेश यादव को तो बोलने का इस पर कोई अधिकार नहीं है। और कैसे 1995 में गेस्ट हाउस कांड किया था उन्होंने मायावती जी के साथ, ये देश भूला है क्या? मायावती जी के साथ उनको, उनकी हत्या करने की साजिश, उनकी जो नारी गरिमा है उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास, उनकी साड़ी खींचने का प्रयास किया गया था। कैसे चीरहरण करने वाले ये समाजवादी पार्टी के लोगों को बोलने का कोई नैतिक अधिकार भी है क्या? अलायंस तो हो ही गया था 17 में। नहीं, वो अलायंस तो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए, मायावती जी ने सारे कष्ट, सारी चीजों के। अच्छा, ये बड़ी मजेदार चीज है कि जब आप ये बड़ी मजेदार चीज आपसे जब पूछते हैं तो आप दूसरे को कहते हो सत्ता प्राप्ति के लिए। मैं जब आपकी पार्टी में किसी दूसरे दल से आता हूं तो आप सत्ता प्राप्ति नहीं बोलते हो, आप विचारधारा की मजबूती बात कर देते हो। नहीं, उन्होंने गठबंधन किया, उनकी मर्जी। वो सत्ता प्राप्ति के लिए गठबंधन करना चाहते थे, तो क्यों गठबंधन टूट गया? क्यों आखिरकार साथ छूट गया? ये यही सवाल तो सांसद मौर्य के लिए भी है, ओम प्रकाश राजभर के लिए भी है। नहीं, ओम प्रकाश राजभर और बनारस में आकर के बीजेपी को गाली दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर तो फिर वापस लौट कर आए ना, दिए तो थे ना। नहीं, मतभेद होना, मतभिन्नता तो वापस फिर से लौट आएंगे। ये बिल आ जाए तो अच्छी बात है, आ जाए तो अच्छी बात है। हमें तो कभी भी बुआ और बबुआ के दोनों के संबंध तो अच्छे रहे। वही तो यही मजेदार चीज है कि आप अपने पे आ रहा है तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं विचारों की लड़ाई, और दूसरे पे कह रहे हैं तो सत्ता का लोभ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो वैचारिक लड़ाई अपनी नहीं छोड़ी। हम तो अपनी विचारधारा के साथ ही है। हमने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। हम विचारों के साथ ही चल रहे हैं। हमने सत्ता लोलुपता के आधार पर कभी चीजों को बदला नहीं है। हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ है। कोई हमारे साथ आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, हमारे साथ छोड़ के चला गया तो भी ठीक है। हम अपनी धारा के साथ हैं, हमने समझौता नहीं किया। यूपी प्रशासन सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में क्या ब्राह्मणों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है क्या? ये नैरेटिव बनाने का भी प्रयास बहुत बार समाजवादी पार्टी ने किया है, सफल नहीं हो पाई है। आपको क्या लगता है? पंडित आप भी हैं। हाँ, मुझे लगता है किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। पूरे जितना आत्मसम्मान स्वाभिमान के साथ ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो चुका है। ये प्रयास हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए जानबूझ करके विपक्षी दल करते रहे हैं कि कैसे हिंदुओं को विभाजित किया जा सके और कैसे जीतने लायक समीकरण गढ़े जा सके। लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो रहा है। जितने भी प्रयास करें, प्रयास सफल नहीं हो रहा है। दिनेश शर्मा जी को हटा दिया गया, ब्रजेश पाठक को बना दिया गया दूसरे दल से। हाँ, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे दल, बहुत कार्यकर्ता हैं जिनको स्थान मिला है। भारतीय जनता पार्टी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी जाति से हैं। कई मंत्रियों पे ऐसे आरोप लगे कि वो ब्राह्मण का नाम सुनते ही उनको हटा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जितना ब्राह्मणों का समायोजन है वो उसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि ब्राह्मण उपेक्षित है। पूरा स्थान, पूरा मान, पूरा सम्मान, और सभी जातियों का, केवल ब्राह्मणों का क्यों, हर जाति का, वो लोधी बिरादरी के हों, वो चौरसिया बिरादरी के हों, वो स्वर्णकार समाज के हों, वो क्षत्रिय समाज से हों, वो बनिया समाज से हों, वो कायस्थ बिरादरी से हों, हर बिरादरी से, हर समाज से, हर मजहब से, हर मत से हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं यही इसी का बीजेपी ने भाप लिया और लगभग जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उसमें लगभग मोस्टली जो ब्राह्मण लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया गया? ऐसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी सारे जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं की है। इसका आकलन तब करिएगा जब 98 पूरे 98 में से 70 तो हो गए, उसमें लगभग 37% तो सवर्ण ही हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सारे जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाने दीजिए, उसके बाद इसका आकलन करिए। इसका बड़ा विवाद भी हुआ है, अब बगावत कर रहे थे विरोध की सूरत बताइए, बीजेपी में आपस में ही लड़ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं उदाहरण दूसरा दे रहा हूँ। सत्ताधारी दल में मिर्जापुर में स्थगित हो गया, जिलाध्यक्ष जौनपुर में स्थगित हो गया। नहीं, कुछ जिलों में अपनी अलग दुश्वारियां होती हैं, अपनी समस्याएं होती हैं। हर जिले में बहुत योग्य कार्यकर्ता हैं, पद किसी एक को मिलेगा, सबकी अपेक्षाएं हैं। सामंजस्य बना करके, आम सहमति बना करके जिलाध्यक्ष बनाया जाए, पार्टी का यह प्रयास है। किन किन जिलों में अभी चुनाव को होल्ड किया गया है, रोका गया है, बहुत जल्दी ही उनकी भी घोषणाएं हो जाएंगी। लेकिन कोई दूसरा राजनीतिक दल बताइए जिसमें इस तरह की निर्वाचन की प्रक्रिया चलती हो, जिसमें अपने, मेरे, तुम्हारे
अजय राय अध्यक्ष बनेंगे तो अपनी नई टीम बना देंगे और जैसे ही वो हटेंगे सारे लोग हटा दिए जाएंगे। जैसे ही वहां अध्यक्ष बदलेगा सारी टीम बदल दी जाएगी और अपने लोग अपने खेमे के लोग बना दिए जाएंगे। ये खेमेबाजी राजनीतिक दलों में चलती है, सपा में चलती है, कांग्रेस याद ही नहीं आई है आपको। याद करके बताइए ना, सपा में अध्यक्ष के चुनाव कब हुए हैं? उनमें दम ही नहीं है। लाठी चलेगी, गोली चलेगी अगर वो चुनाव करा दें अपने हाथों। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो लोकतांत्रिक पद्धति से बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करती है। दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करता हो। लेकिन लोग वहां से दिल्ली क्यों आ रहे थे फिर अध्यक्ष पद पाने के लिए? अपने लिए बातचीत करना, अपने लिए अपेक्षा करना कि नेतृत्व उनका संज्ञान ले, नेतृत्व उनके बारे में अच्छा निर्णय करे। पार्टी कार्यकर्ता नेतृत्व के साथ संवाद करते हैं, मिलते हैं, अपनी बातें कहते हैं, अपने जिले की पृष्ठभूमि, अपने जिले की परिस्थितियां बताने का काम करते हैं। मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है। ये तो पार्टी के नेतृत्व के साथ संवाद करना बहुत अच्छी बात है। जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं 2027 में? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 2017 रिपीट करने का काम करेंगे। 2017 में जितनी सीटें हमारे पास थी, जैसा बहुमत के साथ हम आए थे, हम वैसे ही 2/3 बहुमत या 3/4 बहुमत के साथ हम फिर से सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बीजेपी में दम पे सरकार बना नहीं सकती बिहार में, इसलिए नीतीश जी को पकड़ी हुई है। नीतीश जी के साथ हमारा नेचुरल अलायंस है, हमारे लंबे समय तक पार्टनर रहे। नीतीश जी सबके हैं? सबसे ज्यादा हमारे रहे। अच्छा, सबसे ज्यादा लंबे समय तक हमारे साथ रहे हैं। नीतीश जी की राजनीति की जितनी साफ सुथरी राजनीति रही है, वो नीतीश जी निश्चित तौर पर सबसे नेचुरल अलायंस पार्टनर किसी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी की। मजबूरी तो नहीं नीतीश जी? मजबूरी मैं नहीं मानता, हमारे लिए मजबूती मानता हूँ। वो हमारे लिए मजबूती है। और तेजस्वी यादव को आज अफसोस हो रहा है कि वो चाचा मानते थे, तो बिना चाचा के भतीजे का काम कैसे चले। उनके लिए मुश्किल जरूर हो रही है। लेकिन देखते हैं कि अब नीतीश जी हर व्यक्ति के पैर पकड़ने लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि नीतीश जी को उनको भी शायद पता है कि अब वो उनका जो कद था वो अब नहीं रह गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश जी उनकी पार्टी की सीटें कम है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस मामले में उदारता रखी है। नीतीश जी अच्छा प्रशासन, अच्छा शासन चला रहे हैं। नीतीश जी को और अच्छा अवसर मिलना चाहिए। हमने इस बात के साथ हमेशा आगे रहे। नीतीश जी को नेता मान करके हमेशा आगे बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 27 में सीएम कौन? नीतीश जी, उनका बेटा या बीजेपी का कोई? ऐसा देखिए, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी तय करती है, प्रवक्ता नहीं तय करते हैं। लेकिन अलायंस में आप लोग? हाँ, अलायंस में है। तो कैसे तय करेंगे? नहीं, पार्टी दोनों अलायंस पार्टनर्स मिलकर के बैठ करके बात तो आपको करेंगे। लगता है नीतीश जी पद छोड़ेंगे? नीतीश जी क्या करेंगे तो उनकी पार्टी तय करेगी। आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश जी क्या करेंगे उनकी पार्टी ही तय बिहार में करेगी। बाहर है नीतीश सरकार है। हाँ, बिल्कुल नीतीश सरकार होगी, बिल्कुल भाजपा सरकार होगी, बिल्कुल गठबंधन की सरकार होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और बिल्कुल जंगल राज की वापसी नहीं होने कहीं पाएगी। ऐसा तेजस्वी यादव के मंसूबे फिर धरे रह जाएंगे। ऐसा ना हो फिर आपके मंसूबे धरे रह जाएं, वो चले जाएं सरकार बना लें उनके साथ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार का जो जनमत है, बिहार का जो मन है, तेजस्वी यादव को पलटू चाचा कहते हैं। वो कहते हैं तो निश्चित तौर पे अब तो कोई गुंजाइश उनके लिए नहीं, तभी वो बार बार पलटू चाचा कह रहे हैं, वरना तो फिर वो चाचा के अवगत करने का प्रयास कर रहे होते। वो भी जानते हैं कि अब उनके साथ नहीं आने वाले। एक भाषण तो अमित शाह जी ने भी दिया था कि नीतीश जी के लिए अब हमारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है, उसके बाद फिर वापस दरवाजे खोल दिए। भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के बयान होते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं तो अलग। अब गर्मी के मौसम में तो यही कहेंगे ना कि गर्मी है, सर्दी थोड़ो कहेंगे। तो ये राजनीति ऐसी है क्या, मतलब कि कोई एक बयान और अपना वो वजूद नहीं होता क्या? अब मुझे लगता है हर बयान के जो देशकाल परिस्थितियां होती हैं उसके आधार पर आकलन होता है, और परिस्थितियां जैसी बदलती हैं उनके आधार पर उनके आकलन भी बदलते हैं, वो बयान भी बदले जाते हैं। जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, आपको शायद ऐसी जानकारी होगी। उन्होंने कहा भी कि हमें कुछ समझते नहीं, हमें दिल्ली चुनाव में भी इज्जत नहीं दिया, हमारी औकात हम बता देंगे इस बार बिहार चुनाव में। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी अलायंस पार्टनर हैं, उनको सीट आप लोग कम दे रहे हैं। नहीं, कितनी सीटें मिलेंगी ये तो अलायंस में बैठ करके सब बातचीत होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अलायंस सबसे मजबूत अलायंस है। कहीं किसी प्रकार की कोई बातचीत है तो नेतृत्व के साथ बातचीत करके तय करने का काम करेंगे। यूपी में क्या ऐसा माहौल लग रहा है? यूपी में हम 2017 का परिणाम फिर से दोहराने का काम करेंगे। हम 300 से ज्यादा सीटें फिर जीत। किसी के साथ अलायंस? भारतीय जनता पार्टी के अलायंस ऑलरेडी इस समय निषाद पार्टी के साथ है, सुभाषपा के साथ है, अपना दल के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ है। बसपा के साथ? नहीं, बसपा के साथ अलायंस करने की कोई गुंजाइश अभी दिखाई नहीं पड़ रही। मायावती जी मुखर होकर अब आपके खिलाफ बोलती नहीं है। मुझे लगता है कि वो बोले या ना बोले, आज उनकी वॉइस कितनी बची है, आज उनकी पार्टी का आधार कितना बचा है। विपक्ष कहता है कि ईडी का डर है मायावती जी को। ईडी का डर तो फिर अखिलेश जी को भी होना चाहिए। वो तो कहते हैं हम नहीं डरते। मुझे लगता है कि अगर गलत किया है तो डरने की आवश्यकता है। अगर मायावती जी ने गलत किया है तो उनको डरने की आवश्यकता है, अखिलेश जी ने गलत किया तो उनको भी डरने की आवश्यकता है, क्योंकि एजेंसियां तो निष्पक्षता के साथ कार्रवाई कर रही हैं। यूपी में सबसे बड़ा नेता कौन लगता है आज की डेट में? उत्तर प्रदेश से ही सांसद है नरेंद्र मोदी जी,
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। बड़ा अच्छा जवाब था ये। मुझे लगता है, देखिए, क्योंकि वो हमारे लिए यूपी का सौभाग्य है कि वो देश के पीएम के साथ ही यूपी से एमपी हैं, आपके बनारस से एमपी हैं। तो इस नाते इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी से सबसे बड़े नेता वही हैं। और इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश सरकार से सत्ता की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। आज पूरे देश भर में नहीं, दुनिया भर में आज योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन की आज तारीफ होती है, उनके व्यक्तित्व की तारीफ होती है कि कैसे भगवा वेशधारी एक सन्यासी इतना अच्छा शासन प्रशासन चला सकता है, इतनी अच्छी उसकी समझ हो सकती है। निश्चित तौर पर आज वो उसका एक आकर्षण है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी को देखने के लिए, सुनने के लिए आज देश भर में आकर्षण रहता है। सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर आज उनको देखते हैं लोग। फ्यूचर पीएम है वो। अब किसके बारे में क्या निर्णय होगा ये पार्टी तय करती है, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति तय नहीं करता। आपको लगता है? मैंने कहा मेरे लगने ना लगने से नहीं एक प्रवक्ता एक बार हटाइए। नहीं, मैं आप एक आम जनमानस, मैं कार्यकर्ता के नाते कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में, हर कार्यकर्ता में पोटेंशियल है। कौन सा कार्यकर्ता किस भूमिका में जाएगा ये पार्टी बैठ करके तय करती है, सामूहिक निर्णय के आधार पर तय करती है, परामर्श करने के बाद तय करती है और लंबी प्रक्रिया के बाद तय करती है। नरेंद्र मोदी जी भी यूं ही प्रधानमंत्री नहीं बने, लंबे समय तक कार्यकर्ता के तौर पर भट्टी में तपे हैं और एक लंबा उनका योगदान पार्टी के लिए है और उसके बाद स्वाभाविक तौर पर विचार विमर्श परामर्श होते होते देश के प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम आगे आया। अटल बिहारी वाजपेयी जी से पहले वो भी लंबे समय तक ऐसे ही कार्यकर्ता के नाते तपते तपते वहां तक पहुंचे। तो पार्टी में कौन आएगा, किस भूमिका में आएगा, ये कोई व्यक्ति स्वयं तय नहीं कर सकता अपने बारे में, या कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में तय नहीं कर सकता। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर तय होगा और लंबे विचार विमर्श की प्रक्रिया के आधार पर तय होगा। आप मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, वक्फ बिल पे आप कानून बनाने जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन कर रहा है अभी दिल्ली में। जो लोग भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है। रमजान के पाक महीने में इबादत होती है, 5 वक्त की नमाज होती है, रोजेदार रोजा रह रहे होते हैं, पानी तक नहीं पी सकते हैं। और ऐसे में इस तरह का आंदोलन ये कहीं ना कहीं इस रमजान के पाक महीने में एक नापाक साजिश है। जो लोग भी चाहते हैं कि रोजेदारों का रोजा ठीक से ना हो सके, उनकी इबादत ठीक से ना हो सके, इस समय केवल उनके अल्लाह को याद किया जाता है। ऐसे में वक्फ की संपत्ति को याद करना, वक्फ के नाम पर कब्जेदारी बनाए रखना, ये जो लोग भी कर रहे हैं ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है, ये इस्लाम के पक्षधर नहीं है। वो तो कह रहा है कि आप हमारा ये कानून हमसे छीन ले रहे हैं, प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। नहीं, प्रदर्शन रमजान के पाक महीने में करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, आम मुसलमान इसमें शामिल है क्या? आम मुसलमान को वक्फ की प्रॉपर्टी से तो नुकसान उसका हो रहा था, उसकी संपत्तियों को भी कब्जा कर रहे थे, न केवल सरकारी संपत्तियों को बल्कि मुसलमानों की संपत्तियों को। और वक्फ के नाम पे ही नहीं, जब जब इस तरह के ठेकेदार जो है ना, वो आजम खान को देखिए ना रामपुर में, उन्होंने केवल सरकारी संपत्तियां ही कब्जा नहीं की थी, मुसलमान विधवाओं की संपत्तियों को कब्जा करने का काम किया। ये वक्फ ने भी जहां चाहा है वहां उंगली रखी और कब्जा कर लिया। तो उसमें केवल हिंदुओं की संपत्तियां नहीं गई हैं, सरकारी संपत्तियां भी गई हैं और मुसलमानों की संपत्तियां भी गई हैं। और आम मुसलमान इस बात से सहमत है, उसको इस बात के संतोष है कि नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में आज संशोधन करके इसको जवाबदेह बनाने का काम कर रही है, पारदर्शी बनाने का काम कर रही है। आम मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। आप तो 3 तलाक पे भी कानून बनाए थे, तो आपने ये बोला था। आम मुसलमान उसको आज अप्रिशिएट कर रहा है। इसलिए मुसलमानों की ख्वातीनें घर से बाहर निकल करके अपने शौहर की इच्छा के विपरीत जाकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। क्या 3 तलाक देना बंद हो गया? काफी मात्रा में कमी आई है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कानून बनाने के बाद इस मामले में मुकदमे दर्ज हुए हैं, ट्रायल हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, लोग जेल गए हैं, काफी मात्रा में कमी आई है। ये बताइए, यूपी में कहा जाता है कि यूपी में जो मुस्लिम बाहुबली थे उनको दबा दिया गया, जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। जो हिंदू बाहुबली हैं, राजा भैया, ब्रजेश सिंह सिंह, उनका कुछ नहीं होता है। ऐसा कि जाति के आधार पर, मत के आधार पर, मजहब के आधार पर विकास दुबे तो जमींदोज किया गया इसी सरकार में, क्योंकि उसने पुलिस वालों पे हाथ छोड़ दिया। जो भी अपराध करेगा, जो भी इस तरह की गतिविधियां अंजाम देगा, निश्चित तौर पर उसका हश्र ऐसा ही होगा। अगर जेल में रह करके अतीक अहमद, उमेश पाल की हत्या कराने की कोशिश करेंगे, अगर बम चलवाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर यही हश्र होना चाहिए। राजा भैया भी तो आरोप था कि उन्होंने सीओ की हत्या कराई थी। ऐसा कि आरोप था और उसका कोर्ट का ट्रायल क्या हुआ है, परिणाम क्या, वो हमारी सरकार रहते हुए नहीं, सीबीआई की जांच हुई थी। कोर्ट के ट्रायल तो अतीक अहमद पे भी हो रही थी। हाँ, तो ट्रायल हो रहा था, उसमें सजा भी मिल रही थी। अतीक अहमद को पहली बार सजा योगी आदित्यनाथ की सरकार में मिली, मुख्तार अंसारी को पहली बार सजा योगी आदित्यनाथ की सरकार में मिली, वरना तो गवाह हमेशा योगी जी मुस्लिम बाहुबलियों के खिलाफ है। नहीं, मुस्लिम बाहुबली नहीं, किसी भी बाहुबली के खिलाफ है, किसी भी अपराधी के खिलाफ है, किसी भी गैंगस्टर के खिलाफ है, किसी भी जो संगठित अपराध चलाने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ है। कोई भी वो व्यक्ति जो कानून का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ है। आप विकास दुबे का नाम लिया, विकास दुबे को लेकर कहा कि पंडित थे इसलिए मार दिया गया। सबकी जातियां देखेंगे,
कोई ठाकुर था इसलिए मार दिया गया, कोई पंडित था इसलिए मार दिया गया, कोई बैकवर्ड था इसलिए मार दिया गया, कोई यादव था इसलिए मार दिया गया। आप जाति मत देखिए, उसके किए गए अपराध देखिए ना। पंडित कहाँ जाए फिर? मुझे लगता है जो उसका स्थान है, सबको अपना स्थान मिल रहा है। क्या पंडितों की अब वो इज्जत है जो पहले थी? बिल्कुल है, आपको लगता है? बिल्कुल है, 100%, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्टी में तो मिल नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल मिल रही है। आपको ऐसा लगता होगा, हो सकता हो, मुझे मतलब लगता है कि मैं खुद ब्राह्मण हूँ, पार्टी ने पूरा बीजेपी सम्मान दे में रही है। ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो चुका है, ब्राह्मण वर्सेस 2 वोट ठाकुर बढ़ चुके हैं। पार्टी में नहीं, समाज में करने का प्रयास लगातार किया जाता है। ये पार्टी का मसला नहीं है, समाज में करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इसमें सफलता ना तब मिली थी, ना अब मिली है, ना आगे मिलेगी। ये हिंदू समाज को बांटने का जो मुगालता रखते हैं, वो भूल जाएं। हिंदू समाज अब बहुत संगठित होकर के एक साथ बढ़ रहा है, क्योंकि ये मजहबी ठेकेदार, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले लोग, ये जाति मजहब के समीकरण करने वाले लोग, ये कोशिश करते रहे कि हिंदू समाज को तोड़ा जाए। हिंदू समाज टूटने वाला नहीं है। गर्लफ्रेंड थी आपकी? हाँ, कितनी? केवल एक, जिनसे शादी कर ली। अच्छा, फिल्म देखते हैं? हाँ, बिल्कुल देखते हैं। कौन सी फिल्म पसंद है? अभी तो हालिया छावा देखी है, और मैं फिल्में लगभग सारी देख लेता हूँ। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में, मुझे लगता है मनोरंजन का स्थान जीवन में बहुत होना चाहिए। आज भी जब फुर्सत, जैसे ही टाइम मिलता है, तो तुरंत या तो अब तो चूंकि बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, मोबाइल पे, टीवी पे आसानी से देख लेते हैं। वरना सिनेमा हॉल में भी जाकर के, थिएटर में जाकर के आज भी मैं मूवी देखता हूँ। कौन फेवरेट है आपका? हीरो फेवरेट है ऐसा मैं नहीं मानता। स्टोरी अच्छी है कि नहीं, कथानक अच्छा है कि नहीं, अभिनय अच्छा है कि नहीं। कहीं किसी हीरो ने अच्छा अभिनय जिस फिल्म में किया होगा, वहाँ अप्रिशिएट किया है, और कहीं किसी फिल्म में दूसरे अच्छे अभिनेता ने अच्छा अभिनय किया है। कभी अजय देवगन अच्छा लगा है, कभी अक्षय कुमार अच्छा लगा, कभी आमिर खान अच्छा लगा है। तो जिसका अभिनय जैसा अच्छा लगा होगा, वैसे उसका अभिनय को सराहा है। किताबें पढ़ने का शौक है? हाँ, बिल्कुल पढ़ते हैं। 2 किताबें जो रिकमेंड करना चाहें जनता को? मुझे लगता है कि एक तो आध्यात्मिक पुस्तक सबसे पहले, रामचरितमानस में जो लय है, जो उसको पढ़ने का आनंद है, चाहे जितनी बार पढ़िए उतना आनंद आता है। तो रामचरितमानस और गीता, ये तो निश्चित तौर पर सबको पढ़नी चाहिए। गीता कई बार क्लिष्ट होती है, उसके संस्कृत क्लिष्ट है, तो उसका हिंदी अनुवाद के साथ में पढ़नी चाहिए। बाकी पुस्तकें ऐसे बहुत सारी पढ़ने के लिए हैं जो समाज जीवन में, मुंशी प्रेमचंद को, जिनके पढ़ने का अभ्यास नहीं है, मैं उनको अपेक्षा करूंगा कि मुंशी प्रेमचंद को पढ़ें, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में बिल्कुल दृश्य का निरूपण होता है। बिल्कुल, मैंने भी जैसे जब किताबें पढ़ना शुरू की तो मुंशी प्रेमचंद से ही अपनी आदत बनाई थी। तो किताबें पढ़नी हो तो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना शुरू करिए, बड़ा आनंद आएगा। एक अच्छा प्रवक्ता कैसे बना जा सकता है? मुझे लगता है कि कोई इसका टारगेट लेकर के चलेगा कि अच्छा प्रवक्ता बनने का, तो वो शायद अच्छा कार्यकर्ता बनिए। कोई भी काम करने की अच्छी प्रवृत्ति डालिए। कार्यकर्ता कोई बहुत काम अच्छे होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। नहीं, आप कोई भी काम का अभ्यास करेंगे ना, तो करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। आप प्रयास करिए ना, आपके प्रयासों को आप स्वयं उसकी आकलन करिए। दूसरे तो आकलन करेंगे ही करेंगे। मैं आज भी, अभी भी अपनी डिबेट्स के आधार पर स्वयं मार्किंग करता हूं कि आज की ये बातचीत मेरी अच्छी थी या नहीं थी। मैं उसको कई बार खुद रिपीट करके देखता भी हूं, जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनसे स्वयं सीखता भी हूं। तो आपको स्वयं आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए, और आलोचनाओं के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए कि सामने वाले इसकी आलोचनाएं क्या कर रहे हैं, और उसके आधार पर परिवर्तन करने चाहिए। मैं अपनी कमी महसूस करता हूं कि मेरी स्पीड बोलने की शायद कई बार तेज रहती है। मैं कोशिश करता हूं कि उसको कई बार धीमे करूं, लेकिन फिर भी कई बार तेज रह जाती है। कई बार धीमे होता है तो अच्छा होता है। तोल मोल के बोलिए, सोच विचार करके बोलिए। कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल मत करिए जो किसी को, भाव को, किसी को दुखी करता हो, चोट पहुंचाता हो। ये बताइए, आपको भारतीय राजनीति में सबसे बढ़िया प्रवक्ता कौन लगता है कि इनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ? किसी की तरह बनना चाहता हूं ऐसा मैं नहीं मानता हूं। सबकी अपनी एक स्टाइल होती है। संबित पात्रा जी की अपनी एक स्टाइल है, और उनकी स्टाइल से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी की अपनी एक स्टाइल है, रविशंकर प्रसाद जी की अपनी एक स्टाइल है, अरुण जेटली जी की अपनी एक स्टाइल है। तो सबकी अपनी एक स्टाइल है। सुषमा स्वराज जी एक शानदार प्रवक्ता रही है। मुझे लगता है कि सबकी अपनी एक स्टाइल है, और सबकी अपनी एक ख्याति है। किसी की किसी से तुलना नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति को अपनी जैसा बनना चाहिए। मैं मानता हूँ राकेश त्रिपाठी को राकेश त्रिपाठी जैसा बनना चाहिए। वर्तमान में लोग सुधांशु त्रिवेदी को बहुत पसंद करते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। उसमें उनका जितना अध्ययन है, उनकी जितनी जानकारी है, उनका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा है, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना अच्छा है, उनका भाषा पर जितना की पकड़ है, उन पे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उनका जितना विज्ञान को लेकर के, इतिहास उनको को लेकर के, एनसाइक्लोपीडिया ज्योतिष को कहा लेकर जाता है कि अगर सनातन की बात करिए और सुधांशु त्रिवेदी जी को बैठा दिए, वो बैठ करके अच्छे से बात करते नहीं, केवल सनातन के लिए नहीं, समाज की बात करिए, आप विज्ञान की बात करिए, आप ज्योतिष के बारे में अद्भुत जानकारी उनकी है। तो उनका अध्ययन है, और जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे ना, उतना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे। अच्छे लोगों की सोहबत में बैठिए, संगत में बैठिए। अच्छी संगत में बैठेंगे तो अच्छा परिणाम होगा। सुधांशु जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है, और तब उनको वो स्थान है। वो भी कोई विरासत की सियासत के आधार पर नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी का आइडल कौन है? मुझे लगता है कि आइडियल के नाम पर मैं ऐसा महसूस करता रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी मुझे बहुत प्रभावित करते रहे हैं।
बहुत कम आयु में उन्होंने जिस तरह से अपने आप को दुनिया भर के सामने प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद को आइडियल हर युवा को मानना चाहिए। और राजनेता? राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है कि एक नहीं कई नाम हो सकते हैं। वर्तमान समय में अभी जो जीवित लोग हैं उनमें नरेंद्र मोदी मुझे निश्चित तौर पर बहुत ऊर्जा देते हैं। इस आयु में भी इतनी ऊर्जा, मैं उनकी आधी आयु का हूं और कई बार लगता है कि मुझे थकान हो रही है, लेकिन उनमें थकान नहीं होती है। वो नवरात्रि के व्रत केवल गर्म पानी पी करके रह लेते हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट उनका जितना है, वैचारिक स्पष्टता जितनी उनकी है, गुजरात जैसे राज्य से निकल करके आकर के हिंदी की फ्लुएंसी इतनी अच्छी है, हर प्रकार के दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया है। पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने संगठन मंत्री रहे हैं, पर्दे के पीछे बहुत अच्छा काम करते रहे, बहुत अच्छे संयोजक, बहुत अच्छे योजक रहे हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। मुझे लगता है आज वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता इस समय वर्तमान समय में कोई नहीं है। हाँ, इससे पहले आप कहेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, इतने अच्छे स्पीकर, इतना ठहराव उनके अंदर, मैं बतौर प्रधानमंत्री मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला है, क्या आकर्षण था उनमें। तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग समय के अलग अलग नेता हैं, सबकी मैंने कहा किसी के किसी से तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज वर्तमान समय में जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन नेताओं में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये बताइए, अटल जी और नरेंद्र मोदी में कौन बेहतर प्रधानमंत्री लगता है? मैंने कहा कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। हर कालखंड में 24 दलों के गठबंधन की सरकार चलाना एक बहुत टफ टास्क था। भारतीय जनता पार्टी का पहला मजबूत प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनना बहुत कठिन काम था। 24 दलों की सरकार चलाना, कौन मजबूत है, कौन ज्यादा बेहतर है, किसकी योग्यता ज्यादा है, मुझे लगता है ये सारे सवाल बहुत बेईमानी है। अटल जी थे, मोदी जी हैं, दोनों के बीच में कोई तुलना नहीं हो सकती है। राजनीति में जो लोग आना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि ईमानदारी के साथ राजनीति सेवा के लिए आइए, साधना के लिए आइए। राजनीति करियर नहीं है, राजनीति व्यवसाय नहीं है, राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं है, राजनीति सब कुछ गंवाने के लिए है, राजनीति अपना सर्वस्व लगा देने के लिए है, राजनीति कुछ पाने के लिए नहीं, राजनीति कुछ देने के लिए है। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ राकेश त्रिपाठी, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन्होंने मुखर होकर अपनी बात रखी और पूरी तरह से बीजेपी को डिफेंड करते नजर आए। हाँ, हालांकि कहीं ना कहीं सपा की बात आती, बसपा की बात आती, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि सत्ता का लोभ, अपने पे आते हैं तो कहते हैं विचारधारा। तो ये थोड़ी मुझे खटकती है इनकी बात, लेकिन हाँ, मजेदार आदमी है, शानदार बात करते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, समझ बहुत अच्छी है। आशा करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, देखना ना भूलें स्टेट में हिंदी, क्योंकि अगले हफ्ते एक बहुत शानदार गेस्ट आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।